कैसे हो बच्चों? सब मस्त टकाटक घर में रहे, सेफ रहे कोरोना को देखते हुए, और पढ़े भी। ऐसा नहीं कि बैठ कर सिर्फ मस्ती करें। आपका रे कॉमर्स क्लासेस गढ़वा स्वागत है। आज हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लेक्चर 2। पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर परचेज अकाउंट्स, सेल अकाउंट्स और गुड्स के बारे में जिक्र किया था। आज उसी से रिलेटेड टर्म स्टॉक। जब भी गुड्स की जिक्र आती है, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि गुड्स का मतलब होता है एक ऐसा फिजिकल आइटम जिस पर्टिकुलर चीज का लोग बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई ज्वेलरी शॉप है तो वहां पर डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ये सब गुड्स हैं। अगर किसी का शूज और फुटवेयर का दुकान है तो शूज फुटवेयर उसके लिए गुड्स है। अगर कोई कपड़े का बिजनेस करता है तो उसके लिए कपड़े गुड्स है। कोई अगर जनरल आइटम का बिजनेस करता है, जिस भी पर्टिकुलर चीज में बिजनेस करता है वो उसके लिए गुड्स कहलाता है। अब गुड्स से एक नया चीज सीखने को मिलता है, स्टॉक। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक का। यहाँ लिखा हुआ स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। देखिए अकाउंट्स में स्टॉक को एक और नाम से जाना जाता है इन्वेंट्री। और ऐसे हिंदी में अगर बात करें, ऐसे स्कंद बोला जाता है स्टॉक को, स्कंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक इज ए टैंजिबल एसेट्स। स्टॉक इज ए टैंजिबल एसेट्स। आगे चल के इस पर भी चर्चा होगी। एक नया वर्ड है एसेट्स और टैंजिबल एसेट्स। बस इतना बता दूं, एसेट्स मतलब धन होता है और टैंजिबल मतलब जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे मेरा मार्कर, मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं छू रहा हूँ, देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, इसको छू भी रहे, देख रहे, महसूस कर रहे। तो लिख रहे हैं कि स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज या फर्म, जो भी बोलो, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल। अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी पर्टिकुलर चीज का ट्रांजैक्शन करता है, मतलब बिजनेस करता है, जैसे मान लीजिए ज्वेलरी शॉप का, अगर वो बंदा यहाँ पे मान लीजिए कि डायमंड, सिल्वर और रिंग का वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या बन गया बेटा? गुड्स बन गया। जब बेटा पता है वो गुड्स बन गया, तो किसी भी इंसान को अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उस गुड्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। मतलब वो पहले माल मंगाएगा, फिर उसको रखेगा, फिर ट्रांजैक्शन करेगा। ऐसा थोड़े होता है कि मान लो कस्टमर आया और वो आते आते आपसे डिमांड करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर बोलोगे ठीक है मैं उसको लेने जा रहा हूँ, मंगा के आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टॉक में रखना पड़ता है। पहले से आपको अपने गोडाउन में, आपको अपने वेयर हाउस में रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। देखिए स्टॉक इज अ टैंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेज या फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल। प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन और सेल ये दो वर्ड समझिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हमारे मतलब गुड्स होते हैं, जो गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कुछ लोग सीधा रेडीमेड माल खरीदते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उससे अपना गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। तो जैसे याद होगा वो राशन वाला पीछे वाले वीडियो में बताया था, और टाटा लिमिटेड, टाटा जो रतन टाटा थे वो कार बेचते हैं या वो ट्रक बेच रहे हैं या कोई भी वो बड़ी बड़ी व्हीकल्स बेच रहे हैं या लोहा बेच रहे हैं, तो पहले उसको उनको बनाना पड़ता है। तो जो भी चीज आप बेच रहे हो आपके लिए गुड्स है, लेकिन बेचने से पहले उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है। या तो डायरेक्ट परचेज करके स्टॉक करके रखो, या आप उसका रॉ मटेरियल परचेज करो, स्टॉक करो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको बेचो। तो प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गुड्स। मतलब स्टॉक क्या है? स्टॉक एक टैंजिबल एसेट्स है जिसको दे सकते हैं, छू सकते हैं, एंटरप्राइज के द्वारा उसको होल्ड करके रखा जाता है बेचने के पर्पज से या प्रोडक्शन करने के पर्पज से। जनरली वी कैलकुलेटेड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ईयर। मतलब जनरली स्टॉक को हम कैलकुलेट करते हैं बिगिनिंग में और एंड में, क्योंकि सीधी सी बात है। आप एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, जैसे अपनी मम्मी का किचन ले लीजिए। जब आपकी मम्मी का किचन, मम्मी का मतलब किचन का डिपार्टमेंट कौन संभालता है? मम्मी संभालती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उनको पापा बोलते हैं कि आप पूरे 1 महीने का लिस्ट बना के हमको दे दो और फिर हम उसके हिसाब से आपको सामान ला के दे देंगे। 1 महीने तक बीच में कोई कुछ भी नहीं मांगेगा, फिर उसके बाद महीने के एंड में फिर बताना कि अब कितना चाहिए। मान लो पहले महीना मम्मी ने सारा लिस्ट बना के दे दिया, फिर पापा ने ला के दे दिए, फिर पूरे महीने कंजम्पशन करने लगा। महीना खत्म होने से 2-3 दिन पहले मम्मी ने लिस्ट पकड़ा दिया। तो मम्मी ने लिस्ट पकड़ाया तो बताया कि भाई आटा पहले जो आया था उसमें से 2 किलो बचा है, चीनी जो पहले से आया था उसमें 3 किलो बचा है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने स्टॉक के बारे में बताया कि ये चीज बचा हुआ है। तो कब कैलकुलेट करिए आपकी मम्मी? एट द एंड ऑफ मंथ्स।
अब ये जो एट द एंड ऑफ मंथ्स है, जैसे मान लीजिए जनवरी महीना का मैं डेटा आपको दे रहा हूं, तो जनवरी महीने के लास्ट में जो डेटा आपकी मम्मी ने अपने पापा को प्रोवाइड कराया वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक फरवरी के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इसलिए लिखा कि जनरली वी कैलकुलेटेड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। अब ये महीना का जो सर्कुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक घर में मम्मी के किचन में अप्लाई तो हो सकता है, लेकिन एक बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, इतने स्टॉक आते जाते रहते हैं, इतने गुड्स आते जाते रहते, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, साल के एंड में कैलकुलेट होता है। अब हम आगे देखते हैं इसी का पहला पार्ट, ओपनिंग स्टॉक, जो बिगिनिंग में फाइंड किया जाता है। स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, अब फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मम्मी का उस जनवरी महीने के लास्ट में जो आटा और चीनी बचा हुआ था, वो जब फरवरी मंथ में फिर से नया सामान आएगा पापा के द्वारा किराने की दुकान से, राशन वाले दुकान से, तो राशन वाले दुकान को जाके बोलेंगे भाई कि पिछला बार जितना आटा और गेहूं, आटा और शुगर दिए थे, चीनी दिए थे, उसमें से इतना इतना किलो कम देना। अब पूछ लेगा वो राशन वाला, भैया क्यों? क्योंकि पिछला बार तो आपने इतना ले गया था। तो बोलेंगे कि भाई कुछ माल बचा हुआ है, कुछ सामान बचा हुआ है, कुछ आटे और चीनी बचे हुए, इसलिए हमें उतनी की जरूरत नहीं है। तो जो जनवरी के लास्ट में मम्मी के किचन में बचा हुआ प्रोडक्ट है, वो फरवरी के लिए ओपनिंग बन जाएगा, और फिर जो नया आएगा फरवरी मंथ में, दोनों के मिला के कंजम्पशन चालू होगा, फिर 100 एंड 100 इसी तरह फरवरी के एंड में कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसी तरह वो मार्च में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो शुरुआत में हम स्टॉक को होल्ड करते हैं अपने बिजनेस में, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और फिर क्लोजिंग स्टॉक पर देखिएगा स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। वो मम्मी का एग्जांपल याद रखेंगे कि जनवरी महीने के एंड में जो शुगर और आटा फ्लोर बचा हुआ था, वो अगले मंथ फरवरी में ट्रांसफर होगा, उसके लिए ओपनिंग बनेगा, फिर फरवरी के एंड में काउंट होगा कि भाई कितना बचा इस महीने में, वो उस महीने का फरवरी मंथ का क्लोजिंग कहलाएगा, और फिर आगे जाके मार्च के लिए ओपनिंग बनेगा। अभी थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा समझाने के लिए, फिलहाल अभी इसको समझते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, स्टॉक में बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। स्टॉक 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। क्या लिखा है, स्टॉक में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल यहाँ है स्टील है, टायर है, वायर एक्सेट्रा, स्टील, टायर, वायर एक्सेट्रा। फिर दूसरा क्या होता है स्टॉक में, वर्क इन प्रोसेस, WIP बोलते हैं। इट इज ए स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, दे आर पार्टली फिनिश गुड्स। और तीसरा क्या होता है, फिनिश गुड्स, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और सीधा वो रेडीमेड माल बेचता है, तो वो उसके लिए फाइनली प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, जैसे टाटा का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं टाटा लिमिटेड का। अगर टाटा लिमिटेड कोई सामान प्रोड्यूस करती है फिर मार्केट में बेचती है, तो मान लिया हम कार की बातें करते हैं, टाटा सफारी बेचती है, हम सफारी की बात करते हैं। पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, क्या परचेज करेगा, रॉ मटेरियल। मान लो गाड़ी के लिए स्टील खरीदेगा, टायर खरीदेगा, वायर खरीदेगा, बैटरी खरीदेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदेंगे। ये इनके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, क्योंकि टाटा इसको डायरेक्ट खरीद के बेचेगा नहीं, उसको खरीदेगा, उससे कार प्रोड्यूस करेगा फिर बेचेगा। अब वर्क इन प्रोसेस, अब वो क्या रहा है कि ये सारे कच्चे माल उन्होंने उठाया, फिर असेंबलिंग करने के लिए फैक्ट्री में डाल दिया। तो जो चीज अभी फैक्ट्री के अंदर चला गया, अभी वो कार बनानी है, आधा अधूरा कार बना हुआ है, मान लीजिए उसमें भी बैटरी लगना बाकी है, उसमें टायर लगना बाकी है, सारा बॉडी और सारे गेट, सारे सीट कवर और बाकी चीज लग चुके हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पार्टली फिनिश गुड्स। पार्टली माने आधा अधूरा बना गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। और जब फाइनली ये गुड्स बन जाता है तो क्या बनता है, फिनिश गुड्स। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है। तो अगर कोई रेडीमेड, जैसे एग्जांपल समझिएगा, किसी कार के हम शोरूम में जाते हैं, किसी कार के कहा जाते हैं, शोरूम में जाते हैं। तो जब हम किसी कार के शोरूम में जाते हैं तो उस शोरूम के लिए कार जो है सीधा गुड्स है, सीधा फिनिश गुड्स है, सीधा रेडीमेड गुड्स है। लेकिन अगर हम टाटा लिमिटेड की बात करते हैं तो ये कार उनके लिए फिनिश गुड्स है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2 और पर्टिकुलर स्टॉक से गुजरना पड़ा, जिसके एक का नाम था रॉ मटेरियल, एक का नाम है वर्क इन प्रोसेस। तो सीधी सी बात है, इस दुनिया में 2 तरह के ज्यादातर लोग बिजनेस करने वाले, एक सीधा रेडीमेड माल बेचते हैं और एक पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उससे उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री और मशीनरी के थ्रू, फिर उसके द्वारा जो माल बनाते हैं उसे हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो गुड्स से रिलेटेड आइटम हो गया स्टॉक के बारे में, बिजनेस अकाउंटिंग टर्म का, ये हम दूसरा लेक्चर का पहला टॉपिक डील कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं परचेज रिटर्न। आपको अगर लेक्चर 1 हमारा देखेंगे तो उसमें आपको मैं परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट के बारे में बताया था। अब उसी से रिलेटेड है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज का सीधा सा मतलब होता है कोई चीज खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना। अब मान लिया आपने कोई सामान खरीदा, तो खरीदने के बाद उसको आप अपने घर ले आते हैं, लेकिन अगर वो आपके मन मुताबिक ना हो, आपके क्वालिटी और स्टैंडर्ड के अनुसार ना हो, तो आप उसे क्या करते हैं, वापस दुकान में जाके रिटर्न कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
परचेज रिटर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पर परचेज रिटर्न को एक और नाम दिया गया, क्या? रिटर्न आउटवर्ड। सीधा सा बात समझिएगा, आउट मने होता है बाहर और वार्ड मने होता है गोदाम। हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं रिटर्न का, हम अपने घर के रिटर्न का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए हम घर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया हमारा बिजनेस था, हमने 100 कार्टून मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल मंगाया, उसमें से मान लीजिए 50 कार्टून एक्सपायर था। हमने लाया गोडाउन में तो रख दिया, लेकिन जब हमने बिल मिलाया, जब सारा पेटी चेक किया तो देखा कि 50 कार्टून क्या एक्सपायर है। मैं उस 50 कार्टून एक्सपायर मालूम किया उठाया और वापस उसी बिजनेसमैन को भेज दिया जहां से परचेज किया था, या उसी होलसेलर को भेज दिया जहां से परचेज किया था। तो जब मेरे पास सामान आया था तो क्या हुआ था? कॉमन सेंस लगाइए, जब हमारे पास सामान आए थे तो हमारे गोडाउन के अंदर आया था, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड। लेकिन जब हमने परचेज किया तो माल हमारे गोडाउन के अंदर आया, लेकिन जैसे ही वो सामान एक्सपायर हुआ या पहले से एक्सपायर है, मैंने चेक किया तो सामान को वापस मैंने अपने गोदाम से बाहर भेज दिया। कहां भेज दिया? सामने वाले होलसेलर को भेज दिया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न मैंने जाना, आउट मैंने बाहर, वार्ड मैंने गोडाउन। जब गोडाउन से बाहर चला गया तो उसको क्या नाम दे दिया गया? रिटर्न आउटवर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स परचेज में बी रिटर्न फॉर एनी रीजन। आप किसी भी रीजन से रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई एक्सपायर है या क्वालिटी के अनुसार नहीं है, क्वांटिटी के अनुसार नहीं है, या आपने ज्यादा कम मांगा था ज्यादा भेज दिया, या आपने ज्यादा मांगा वो कम भेज दिया, किसी भी रीजन से आप रिटर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डिफॉल्ट इन क्वालिटी। एकमात्र एग्जाम्पल लिखा हूं कि अगर वो आपकी क्वालिटी के अनुसार नहीं है तब उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। आगे लिखा है गुड्स सो रिटर्न आर कॉल्ड परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह अगला टॉपिक है सेल्स रिटर्न। जब हम कोई माल बेचते हैं तो सेम कंडीशन होता है, हमने कहीं माल बेचा सामने वाले पार्टी को, अब उसको वो सामान अच्छा नहीं लगा, उसके मन के अनुसार नहीं लगा, उसके क्वालिटी के अनुसार नहीं है, उसके क्वांटिटी के अनुसार नहीं, तो वो अब हमको रिटर्न कर देगा। तो क्या लिखा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अभी रिटर्न आउटवर्ड मिला था, अब रिटर्न इनवर्ड क्यों मिला? फिर मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। रिटर्न मतलब आप समझ रहे हैं, वापस आना। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? अंदर। वार्ड मतलब क्या होता है? गोदाम। जैसे मैंने अभी समझाया कि आपने कोई सामान खरीदा था तो आपके गोदाम में आया था, फिर आप जब वो सामान खराब हुआ तब आप उसको रिटर्न कर देते हैं तो आपके गोडाउन से बाहर चला गया। ठीक उसी प्रकार जब आप माल बेचते हैं तो सामने वाला कस्टमर आपका माल ले गया, आपके गोडाउन से उठा के ले गया, लेकिन जब वो माल खराब हो जाता है तो वापस कहाँ आता है? आपके गोडाउन में आ जाता है। इसीलिए क्या नाम दिया गया? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मैंने वापस, इन मैंने अंदर, वार्ड मैंने गोडाउन। जब गोडाउन के अंदर आ गया तो वर्डिंग क्या यूज करना? रिटर्न इनवर्ड। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। जब हमने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर को उसके मुताबिक नहीं लगा तो सारा का सारा सामान हमको रिटर्न कर देते हैं। अब इसी का अगला टॉपिक है, चौथा पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो लेक्चर नंबर 2 का, सेल्स। अच्छा, पीछे वाले वीडियो में भी हमने सेल का बात किया था और परचेज का बात किया था। वहां पर हमने सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट का डेफिनेशन दिया था और वहां पर कुछ एग्जांपल बताए थे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली फिर से एक बार सेल आने का कारण क्या है? आप सोच रहे होंगे सर पीछे वाले वीडियो में भी सेल, इस वाले वीडियो में भी सेल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, बस सेल्स लिखा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स, जो भी माल बेचते हैं वहां बताया थे आपको कि कब परचेज ऑफ गुड्स यूज करना है, कब सेल ऑफ गुड्स यूज करना है, कब परचेज ऑफ मशीन यूज करना है, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर गुड्स का डीलिंग करते हैं और गुड्स खरीदते बेचते हैं तभी आपको सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स यूज करना है, अन्यथा गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है। यहाँ पर सेल लिखने का मेरा एक ही मकसद है, वहां पर भी मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि सेल दो तरह का होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट सेल के बारे में हमको डिटेल करना है, जहां से एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, डेटर्स और आगे चल के फिर क्रेडिटर्स। इन 2-3 नए टर्म हमें रूबरू होने हैं अगले लेक्चर में, इसीलिए यहाँ पर मैं इतना लिख के छोड़ दिया था। सेल्स या सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल। कैश सेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने माल नगद में बेचा, सामान दिया, कैश रिसीव कर लिया, कोई झंझट नहीं है। लेकिन झंझट हमारी तब स्टार्ट होता है जब हमने क्रेडिट पर सेल करते हैं। क्या लिखा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम मोहन श्याम एक्सेट्रा। अगर राम मोहन श्याम एक्सेट्रा मतलब राम मोहन श्याम जैसे इंसान को हम उधार में माल बेचते हैं तो हमें यहाँ पर इनके डेटा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब इनमें राम श्याम मोहन को क्या बोलेंगे? डेटर्स या क्रेडिटर्स। अब उसकी मीनिंग, उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 था जिसमें स्टॉक के बारे में बताया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। स्टॉक 3 तरह में टूटा रहता है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, WIP वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स। फिर ये परचेज रिटर्न क्या है और ये सेल्स रिटर्न क्या है। तो ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर नंबर 3 में हमें कुछ और नए नए वर्ड से रूबरू होने होंगे। तब तक के लिए बाय।